अब हम बात करेंगे कि आपने जो एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया, आपने एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर दिया, सारा पैसा एक जगह पर अब इकट्ठा हो गया। अब आपको रिटर्न कितना और कैसे मिलेगा? आप कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ रिटर्न्स, कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अब रिटर्न कितना मिलेगा इसकी कैलकुलेशन, अब इसमें कोई फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, जैसे एफडी में होती है, सेविंग एफडी में, आरडी में, पीपीएफ में, या आपका केवीपी किसान विकास पत्र, एनएससी नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट करके कुछ, मेरे को फुल फॉर्म एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, एनएससी। इनमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, आपको रेट ऑफ रिटर्न ऑलरेडी पता होता है जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर जब हम एनपीएस की बात करें, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न आपकी नॉलेज में कब होता है? एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको पता होता है। लेकिन जब आप बात करेंगे एनपीएस की, तो आपको इसकी रिटर्न जो कैलकुलेट होगी वो इस बेस पे होगी कि आपका पैसा इन्वेस्ट कहाँ है और किस टाइप ऑफ क्लास में है। जो एनपीएस का पैसा, एनपीएस में जो कंट्रीब्यूट हम अमाउंट करते हैं वो कहाँ होता है, उसके तीन चार उसके एसेट्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स जिसको हम बोलते हैं, ECGA, ये शॉर्ट में है ECGA। ई फॉर इक्विटी, आपका पैसा तो इक्विटी में जाएगा। सी फॉर कॉरपोरेट बॉन्ड्स, जी फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यानी गवर्नमेंट भी कुछ बॉन्ड्स इशू करती है, पैसे जो उनको चाहिए तो गवर्नमेंट को अपने काम के लिए, तो गवर्नमेंट अब बॉन्ड्स इशू करके पैसे जो है ओपन मार्केट से लेती है। ए फॉर होता है अल्टरनेटिव, इन सबसे अलावा एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी आपको दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव एसेट। अगर हम रिस्क की बात करें, कितना रिस्क रहता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड का आई थिंक आपको पता, नॉर्मली क्या होता है, जितना ज़्यादा रिस्क होता है हमें रिटर्न भी उतना ही ज़्यादा मिल जाता है, एक आम बात ये बोली जाती है। और जितना रिस्क होता है आपके पैसे के नेगेटिव में जाने के, रिटर्न के नेगेटिव में जाने के भी चांस रहते हैं। रिस्क का मतलब ये रहता है कि आपका पैसा डूब भी सकता है, रिटर्न तो आएगी। जैसे अब एफडी, आरडी, पीपीएफ में क्या रहता है कि फिक्स रेट ऑफ रिटर्न रहता है, लो रिटर्न रहती है, लेकिन रिस्क नहीं रहता, रिस्क कम रहता है ना के बराबर, कि आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अब इनके रिस्क अगर हम देखें कि कितने होते हैं, तो इक्विटी का रिस्क हाई रहता है, क्योंकि ये मार्केट के ऊपर ही डिपेंडेंट है वो कम्प्लीटली, कि आपके शेयर मार्केट का क्या हिसाब रहेगा उसके ऊपर रहेगा। और मार्केट, आई थिंक मैक्सिमम आप लोग इस बारे में शायद जानते ही होंगे कि इसमें रिस्क हाई रहता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करें तो इसमें जो रिस्क है वो लो रहता है। ये एक तरह की गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट इनको इशू करते हैं, कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं, तो उसमें भी फिक्स रेट बताते हैं कि रेट पीरियड के बाद मिल जाते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो इशू नहीं आता। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी मीडियम या लो ही हम इसको बोल सकते हैं, कि जो रिस्क है वो मीडियम या लो है। अल्टरनेटिव असेट्स में जो चीज़ें आती है, आपको पहले मैं बता दूँ, इसमें मेनली जो चीज़ें, जैसे कि मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, REIT और इनविट्स, इनका फुल फॉर्म क्या होती है? REIT यानी कि रियल एस्टेट्स में लगते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और इनविट्स जो, INVITS जो है, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स ट्रस्ट। REIT इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स हो गई, जिसके अंडर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा जब आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करेंगे। अब कितना पैसा किस में जाएगा, कितना परसेंटेज, कि आपने अगर 100 रुपये एनपीएस में कंट्रीब्यूट किए हैं, तो उसका कितना हिस्सा इक्विटी में जाएगा, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड, कितना गवर्नमेंट, या फिर अल्टरनेटिव एसेट्स में भी अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। इसके लिए दो चीज़ें आपके पास, दो ऑप्शन रहते हैं जो एनपीएस आपको प्रोवाइड करवाता है, जिसको हम बोलते हैं, एक तो एक्टिव चॉइस, एक होता है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस, ये दो आपके पास ऑप्शन रहते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज है, कि कितने परसेंट आपका इक्विटी में जाएगा, कितना परसेंट आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड, कितना परसेंट आपको गवर्नमेंट बॉन्ड या अल्टरनेटिव एसेट्स में जाएगा। ये सबसे मेन होता है, इसको हम समझेंगे अलग अलग टेबल्स के थ्रू, कि सबसे पहले हम एक्टिव चॉइस को समझेंगे, फिर ऑटो चॉइस को समझेंगे, कि कितना पैसा हम कैसे कैसे इसको इन्वेस्ट करते हैं। जब एनपीएस में हम कंट्रीब्यूट करते हैं, एनपीएस को आगे कैसे इन्वेस्ट करेगा, दोनों चॉइस में क्या क्या परसेंटेज ऑफ शेयर्स रहता है, एक टेबल की मदद से समझने का प्रयास करेंगे।
एक्टिव चॉइस में हम अपना पैसा कहाँ किस किस असेट्स में कितना एलोकेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम इक्विटी में कितना एलोकेट कर सकते हैं। जो मेनली जो हम जब भी एनपीएस में बात देखेंगे तो इक्विटी पोर्शन को ही देख कर ही करेंगे। बाकी आप बचा हुआ पोर्शन किसी भी बॉन्ड्स में, मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप अपना जो है इन्वेस्ट वहाँ पर आप कर पाएंगे एनपीएस के थ्रू। तो इक्विटी एलोकेशन की जो बात करते हैं, कब करते हैं हम बात एक्टिव चॉइस में। तो एक्टिव चॉइस में कहा जाता है कि अगर आपकी एज 50 से कम है तो आप मैक्सिमम जो इक्विटी में आप पैसा जो आप लगा सकते हैं वो कितना लगा सकते हैं। अगर आप देखें तो वो मैक्सिमम इक्विटी एलोकेशन जो हो 75% है। यानी कि आपकी एज 50 से कम है तो आप मैक्सिमम 75% तक लगा सकते हैं। जब आपकी एज 51 हो जाएगी, लेट्स अज्यूम कि आपने एट द एज ऑफ 50 आपकी 50 एज तक आप इक्विटी में कितना लगा रहे हैं, 75% आप इस ऑलरेडी लगा रहे हैं। जैसे 75% ऑलरेडी आप इसमें पैसा लगा रहे हैं तो उसके बाद क्या कहा गया कि इसके बाद आपको क्या करना होगा हर साल। जब आपकी एज 51 हो जाएगी तो हर साल आपको कितना लेस करना होगा। यहाँ पे ये देखिए 75% से कितना हो गया 72.5%, यानी कि कितना कम हो गया यहाँ पे 2.5% से इसको लेस कर दिया गया। थोड़ा सा यहाँ पे मेरी राइटिंग कैसे ही रहेगी, मैं माउस पकड़ कर लिख रहा हूँ। ओके, अब इसके बाद हम बात कर नेक्स्ट ईयर फिर देखेंगे तो फिर 2.5% दोबारा से लेस। हर साल जो है यही हो रहा है कि 2.5% लेस। किसका क्या लेस हो रहा है, जो आपका इक्विटी में एलोकेशन यानी कि आपने एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया, जो वो आगे इन्वेस्टमेंट्स होती है फॉर रिटर्न्स। इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट होगी आपके कंट्रीब्यूशन का कितना परसेंट आपकी एज के हिसाब से वो डिपेंड करेगा। आपने एक्टिव चॉइस किया ऑलरेडी रहेगा कि आपका 50 के एज तक मैक्सिमम 75% एलोकेट करेंगे। उसके बाद हर साल 2.5% का 2.5% कम करते जाएंगे। ताकि क्यों करते जाएंगे, ताकि जब आपकी मैच्योरिटी हो एट द एज ऑफ 60 जो हम बात करते हैं, तो आपका इक्विटी में जो है अगर आप देखेंगे तो इक्विटी में वो कितना दिखा रहे हैं, उसके बाद वो आप देख पाएंगे इक्विटी में कितना होगा 50%। यानी कि आपने जितना कंट्रीब्यूट किया उसको सिर्फ 50%, सिर्फ तो नहीं कहना पड़ेगा, 50% आपका इक्विटी में लगाओ और जो बाकी 50% बचा वो कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हो, ताकि कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट से कम्प्लीटली हाई रिस्क पे ना हो और आपको कुछ ना कुछ अमाउंट आपकी जो पेंशन है वो बनी रहे, बिल्कुल जीरो ना हो। वैसे नॉर्मली देखा जाता है कि रिटर्न जो है 9 8 9% रिटर्न इक्विटी पर भी, या ओवरऑल अगर हम देखें एनपीएस में 9% के आसपास रिटर्न मिल जाती है। फिर भी मैं एक बार दोबारा चेक करके आपको ऑनलाइन साथ साथ दिखा दूँ कि अब तक एक एवरेज रिटर्न अगर देखें कि क्या है। तो ये बात होगी हमारी एक्टिव चॉइस की। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑटो चॉइस की। अब हम बात करते हैं ऑटो चॉइस में कि ऑटो चॉइस में कैसे क्या रहने वाला है। देखिए ऑटो चॉइस में कहते हैं कि इन द ऑटो चॉइस द लाइफ साइकिल फंड that you have choose does the assets allocation process for you maximum equity allocation is 75%। जैसा कि आपने इसमें देखा था कि मैक्सिमम 75% थे एट द एज ऑफ 50, वैसे इसमें भी वही क्या है 75%, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है वो आपको दिखाते हैं। द फंड ऑटोमेटिकली रीबैलेंस योर असेट्स एलोकेशन एज यू गेट ओल्डर टुवर्ड्स लेस इक्विटी एंड मोर डेट। जब इसको कॉर्पोरेट बॉन्ड वो एक तरह का डेट ही रहता है। You can change your asset level up to 2 times in a financial year. Asset classification A, alternative assets, is only offered in NPA active choice and the upper limit for investing is 5%। जो आपने देखा था कि हमने एक फोर्थ था अल्टरनेटिव का जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट का था, वो सिर्फ एक्टिव चॉइस में रहता है, ऑटो चॉइस में नहीं होता, वो भी मैक्सिमम 5% का रहता है। अब देखते हैं कि बिलो सेट लेवल फॉर ईच लाइफ साइकिल फंड। उन्होंने कहा कि आप तीन तरह से ऑटो चॉइस में तीन आपके पास ऑप्शन है। सबसे पहला एग्रेसिव, दूसरा वाला कंजर्वेटिव और तीसरा जो है वो है मॉडरेट। क्योंकि इसमें ए का ऑप्शन यानी अल्टरनेटिव जो हमारी एसेट्स है उसका एलोकेशन का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें तीन ऑप्शन कौन से बचेंगे हमारे पास, ईसीजी यानी कि इक्विटी, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अगर आप 35 ईयर्स की एज आपकी है तो आप इक्विटी में मैक्सिमम 75 लगा सकते हैं, 10% आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगेगा और 15% आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगेगा। जैसे आपकी एज 35 से 40 तक जाएगी, वही 2.5 लेस करते हुए आई होप सो इट्स विल बी 2.5 एंड 5 उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपके 40 आप अटेन कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपका इक्विटी का एलोकेशन 55%, कॉर्पोरेट में 15 और गवर्नमेंट बॉन्ड में 30। देखा इक्विटी से कम करके दोनों में बढ़ाया, ज़्यादातर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में बढ़ाया जा रहा है। ऐसे ऐसे करते हुए जब आपकी एज 55% की हो
जब आपके 55 ईयर्स हो जाएगी तो आप जो इक्विटी में लगा पाएंगे वो 15% मैक्सिमम, 10% इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड 75% इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ऐसे डिफरेंट टाइप के हैं। कंजर्वेटिव में आपका इक्विटी मैक्सिमम 25, उसके बाद कॉर्पोरेट 45 एंड गवर्नमेंट बॉन्ड में 30%। ये पूरी टेबल है, इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। जो है ये कंप्लीट इसका लिंक, जो आर्टिकल जहाँ से मैंने ये चीज़ें पढ़ी और मैंने फ़ोटो ली है, उसका एक आर्टिकल का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। उस पर आप जाके अच्छे से इस चीज़ को सारा रीड कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फाइनेंस नॉलेज को बढ़ाने के लिए और हमारी वीडियोस को तुरंत आपके पास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।